गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 24 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि तेलंगाना के नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो कुछ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आपको टनल के अंदर ट्रैप देखने को मिल जाएंगे। रेस्क्यू टीम इसके रिगार्डिंग पूरा काम कर रही है। काफ़ी टाइम भी हो गया, लगभग 30 से 40 घंटे हो चुके हैं उनको अपना एफर्ट करते हुए, एंड दे आर क्लोज टू रीचिंग इट, बट अभी और भी काम यहाँ पे करना बचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी निरंतर अपने बयान देते ही जा रहे हैं, एंड अभी इन्होंने दोबारा से अटैक किया है यूएस एड को। एंड यहाँ पे इनफैक्ट इन्होंने बोला कि देखो, इंडिया हमेशा भारत यूएसए का एडवांटेज लेता रहा है। इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और बदले में हम क्या देते हैं उन्हें, हम उनको $21 मिलियन देते हैं ताकि उनके देश के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ सके। ऐसा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कहना है। तो कंटिन्यूअसली इनके कुछ बयान आते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें ये पाया गया है कि टोटल 7 प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया है यूएस एड के द्वारा इन फाइनेंशियल ईयर 2024। हालांकि उसमें कोई भी वोटर टर्नआउट के नाम की चीज का जिक्र नहीं है। दोस्तों, डेट है आज की 24 फरवरी 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर पीएससी का एग्जाम हुआ है ना। उससे कुछ दिन पहले आपको आरएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम भी देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जेके पीएससी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एंड जो आरएएस का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को ऑल दी वेरी बेस्ट अपने आगे के प्रोसेस के लिए, जो भी उनका मेंस होगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी ये एक रिमाइंडर है कि डेफिनेटली देखो, अगर आप रेगुलर हो अपनी स्टडीज के अंदर, आप कंसिस्टेंटली आप अपनी मेहनत करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको चीज़ों को रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही है, राइट। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को पहले टॉपिक के साथ, एंड अंडरस्टैंड करते हैं बाल्टिक सी के बारे में। दरअसल में अभी ना बाल्टिक सी थोड़ा सा न्यूज़ में चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो स्वीडिश पुलिस है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कुछ यहाँ पर अंडर सी जो टेलीकॉम केबल्स है ना, उनका सेबोटाज हुआ है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट स्वीडिश पुलिस कर रही है। दैट इज वाई बाल्टिक सी इज इन द न्यूज। अब थोड़ा सा पहले तो आप बाल्टिक सी को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, बाल्टिक सी को अगर मैं ये नोटिस करूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। अगर हम डेनमार्क से स्टार्ट करें तो डेनमार्क के बाद आपका जर्मनी हो गया, फिर आपका पोलैंड है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा रशिया आपको देखने को मिल जाएगा, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, आपका फिनलैंड और आपका स्वीडन। टोटल आपको 9 देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बाल्टिक सी को बॉर्डर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये बात तो चलो पता है, पर अगर हम बात करें ना बाल्टिक स्टेट्स की, तो वहां पर ये 3 कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को हम बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स के नाम से। ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या अंडरस्टैंड करना है बाल्टिक सी के रिगार्डिंग? हमें यह समझना है कि बाल्टिक सी के अंदर 3 पॉइंट आपको गल्फ्स देखने को मिल जाएंगी। एक है यहाँ पे गल्फ ऑफ बॉथनिया, इसके साथ ही यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिल जाएंगी, एंड यहाँ पर इसके जस्ट गल्फ ऑफ फिनलैंड के नीचे ना आपको एक और गल्फ देखने को मिलती है, दैट इज गल्फ ऑफ रीगा। ये तीनों गल्फ से आपको नाम पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा ये तो चलो बाल्टिक सी रहा। बाल्टिक सी के इधर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाता है। तो यानी कि अटलांटिक ओशन का भी ये कनेक्शन इसके साथ कैसे है, आपकी जो डेनिश स्टेट है ना उसके माध्यम से अटलांटिक ओशन बाल्टिक सी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। अब एक दो बातें और अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जैसे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर बाल्टिक सी को दुनिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी भी यहाँ पे बोला जाता है, एंड इसकी जो सैलिनिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो एरियाज हैं वहां से फ्रेश वाटर यहाँ पे आता रहता है। इसकी शैलोनेस की वजह से भी आपको सैलिनिटी कम देखने को मिलेगी। लगभग 250 ऐसी रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं जो इस बाल्टिक सी के अंदर एम्प्टी होती हैं, जिसमें आपकी जो नेवा रिवर है वो लार्जेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे बाल्टिक सी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए थी। लोकेशन पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा जो हमें दोस्तों टॉपिक डिस्कस करना है वो है आर्टिकल 1014 के रिगार्डिंग। दोस्तों, अमृतपाल सिंह की अगर मैं बात करूं ना, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर खालिस्तान के रिगार्डिंग इसके जो विचार हैं वो काफी आपको रेडिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि खालिस्तान समर्थक आपको ये देखने को मिलेगा। अब अमृतपाल सिंह ने क्या किया, दरअसल में आपका जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ना, वहां पर अप्रोच किया है, एंड इसने ये बताया है कि इसकी लोकसभा की जो सीट है ना, हो सकता है वो चली जाए बिकॉज ऑफ आर्टिकल 1014। मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये आर्टिकल 1014 है क्या। देखो, इसमें पता क्या होता है, अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लो लोकसभा का है या राज्यसभा का है, और वो 60 दिनों तक
बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है सारी मीटिंग से, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब नोटिस करना, ये 60 डे पीरियड जो होता है ना, ये पार्लियामेंट की सिटिंग के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें लेटर से अगर सेशन प्रोरोग हो चुका है या फिर अगर हाउस एडजर्न्ड है 4 दिनों से ज़्यादा के लिए, तो उन दिनों को इंक्लूड नहीं किया जाता आपके 60 डे पीरियड के अंदर। तो अगर मान लो कोई बिना परमिशन के इस तरह से 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहा ना, तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर हालांकि अगर उसने मान लीजिए परमिशन ले रखी हो, ठीक है, उस रिस्पेक्टिव हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, तब उसके अगेंस्ट ये एक्शन यहाँ पे नहीं होगा। और इसका पर्पस यही है कि जो आपके जो एमपीज हैं वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें अच्छे से, राइट, अपनी जो प्रोसीडिंग्स के अंदर जो उनका काम है, पार्लियामेंट्री जिम्मेदारी उनको निभाएं। दैट इज द फोकस। एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर? अगर मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से डिटेंशन हो गया या फिर कोई और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से वहां पर वो छुट्टी ले सकता है, बिल्कुल ये चीज़ अलाउड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हाउस जो परमिशन दे देगा तो फिर उसकी सीट यहाँ पे नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए लीगल डिटेंशन के अंदर है तो उस केस में कोर्ट्स भी इंटरवीन कर सकते हैं एंड अलाउ कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो अटेंड करे अगर इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इनफैक्ट ना यहाँ पर आपको एक कमेटी भी देखने को मिल जाएगी। ये कमेटी दरअसल में लोकसभा के अंदर एग्जिस्ट करती है। इस कमेटी का नाम है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर टोटल 15 मेंबर्स होंगे जो कि आपके लोकसभा के स्पीकर इनको नॉमिनेट करते हैं इन 15 मेंबर्स को। एंड ये यही चेक करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर पर्सन ने प्रॉपर परमिशन नहीं ली, क्या उसको हमें यहाँ पे हटाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे जो डिस्कशन होती हैं वो अलग अलग केसेस को एग्जामिन करने की जिम्मेदारी कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स की हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये अमृतपाल सिंह क्यों नहीं एमपी है, तो जा क्यों नहीं रहा पार्लियामेंट के अंदर? देखो दरअसल में ना उसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आपको देखने को मिल जाएगा 1980 के अंदर जो लाया गया था, ताकि पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करी जा पाए। आप लोग जानते होंगे ना प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, कि अभी क्राइम कोई हुआ नहीं है पर हमें डर है कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन बाहर आया तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको उसके आने से कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खतरा हो सकता है, ठीक है, या फिर आगे जाके वो फ्यूचर क्राइम कर सकता है। इसीलिए उसको पहले प्रिवेंटिव टेंशन में डाल दिया जाता है ताकि उस चीज को रोका जा पाए। तो अभी ये जो बात हो रही थी अमृतपाल की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इस केस में हो सकता है कि उसकी सीट ना जाए, क्योंकि परमिशन ले सकता है और अगर डिटेंशन में है डेफिनेटली वो परमिशन ले सकता है कि मैं तो डिटेंशन में हूँ। तो इस वजह से आप ये नोटिस कर पाओगे। पास्ट में भी अगर हम बात करें ना, तो 2023 में भी जो आपके एमपी हैं अतुल राय बीएसपी पार्टी के, उन्होंने भी यहाँ पे परमिशन ली थी एंड उसको यहाँ पे एप्लीकेशन जो थी उनको ग्रांट कर दी गई, तो अकॉर्डिंगली उनकी एमपी की सदस्यता नहीं गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आर्टिकल 1014 के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, ऋषिकुल्या मास नेस्टिंग साइट ऑन ओडिशा। इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 6.5 लाख ऑलिव रिडली सी टर्टल्स की मास नेस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली ऋषिकुल्या बीच, जो कि आपको ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इस पर्टिकुलर यूनिक मास नेस्टिंग बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज अरीबाडा। ये अरीबाडा नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, हजारों लाखों जो फीमेल्स हैं वो गैदर करती हैं सेम बीच के ऊपर अपने एग्स ले करने के लिए। एंड अपने आप में जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ध्यान में पता क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जितनी सारी टर्टल स्पीशीज हैं उनमें सबसे जो छोटी एंड सबसे ज्यादा अबंडेंट जो आपको टर्टल देखने को मिलती है वो और कोई नहीं, वो ऑलिव रिडली टर्टल ही है। हालांकि ये मोस्ट अबंडेंट तो है, पर इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर इनका नाम ऑलिव कहाँ से है? देखो एक्चुअल में ना, अगर आप इनकी शेल देखोगे तो शेल आपको ओलिव ग्रीन कलर की देखने को मिल जाएगी, जहां से इनका नाम पड़ा है ऑलिव रिडली टर्टल। आपको ये पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन में आपको देखने को मिल जाएगा, इनके वार्म वाटर्स में। उड़ीसा का मैंने आपको बता ही दिया, गहिरमाथा जो मैरीन सेंचुरी है वो दुनिया की लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनी देखने को मिल जाएगी। बाकी आईयूसीएन स्टेटस हमने डिस्कस कर लिया, डब्ल्यूपीए के अंदर शेड्यूल 1 में और साइट्स के अंदर भी शेड्यूल 1 में आपको, सॉरी अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। अरीबाडा के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो मास नेस्टिंग बिहेवियर है ना, ये केवल और केवल जो आपकी जीनस है लेपिडोक्लेस इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका कैंप्स रिडली और आपका ऑलिव रिडली सी टर्टल आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ एक कंडीशंस हैं आपकी किस चीज की, आपकी अरीबाडा की। क्या कंडीशन है? पहली चीज तो है यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, आपकी ऑफशोर विंड्स। ऑफशोर विंड्स क्या होती हैं दोस्तों? ऑफशोर विंड्स ऐसी विंड्स होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑफशोर विंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक लूनर साइकिल होना चाहिए, राइट, प्लस एट द सेम टाइम
जो आपके फीमेल्स हैं वो फेरोमोन्स जो होते हैं उनको रिलीज करते हैं, एंड अगर सही टेम्परेचर होगा तो वहां पर हमें एरिबाडा आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी इसके कुछ थ्रेट्स हैं आज के समय के ऊपर, जैसे फिशिंग एक्टिविटीज पर दिक्कत आ रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, सी लेवल का बढ़ना, टेम्परेचर का बदलना, ये सब कहीं ना कहीं नेस्टिंग साइट को इम्पैक्ट करता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है ऑपरेशन ओलिविया के बारे में। दरअसल में 1980s के अंदर हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने इसको स्टार्ट किया ताकि जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है ना उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएं। तो हर साल नवंबर से लेकर मई के बीच में इस तरह से इनकी ब्रीडिंग और नेस्टिंग सीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया यहाँ पे हमें इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा देखने को मिल जाएगा। बस एक दो छोटी छोटी चीजें और भी हैं इसमें। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, देखो टर्टल और टॉर्टवाइज के बीच में ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको नहीं होना। समझना, जो टॉर्टवाइज होता है ना वो दरअसल में पानी में हो सकता है, पर ज्यादातर समय जो होता है ना वो ज्यादातर समय अपना कहाँ बिताता है, जमीन के ऊपर। जो टर्टल्स होते हैं वो तो पानी के अंदर अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजारते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, टर्टल्स थोड़े से थिनर होते हैं, टॉर्टवाइज आपके थोड़े राउंड शेप्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। टर्टल्स आपके ना ओमनीवोरस होते हैं ज्यादातर, क्योंकि एक्चुअल में आपको ये जेली फिश हो गया, सीवीड, इनको कंज्यूम कर लेते हैं। टॉर्टवाइज आपके नॉर्मली हर्बीवोरस होते हैं, ये लीव्स, ग्राफ्स, ये सब चीजों को यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। टर्टल थोड़ा कम समय जीते हैं, लगभग 20 से 40 साल का इनकी उम्र होती है। आपके टॉर्टवाइज की जो उम्र होती है ना वो 80 से 150 साल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा इनकी आप लेग्स को देख सकते हैं, इनकी थोड़ी फ्लिपर लाइक लेग्स होती हैं, जैसे ये देखो इनकी लेग्स थोड़ी फ्लिपर है। और इनकी अगर लेग्स की बात करें टॉर्टवाइज की, यहाँ पर आपको जो लेग्स हैं वो क्लब लाइक फोर लेग्स और एलिफेंटाइन आपको हैंड लेग्स, आपको जो पीछे वाली लेग्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जो कि उनका जो एक्स्ट्रा वेट है ना उसको कैरी करने के अंदर मदद करती हैं। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अलग अलग टर्टल्स हैं, जैसे ऑलिव रिडली टर्टल के अलावा भी आपको लेदर बैक टर्टल देखने को मिल जाएगा, जिसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है ना। इसके अलावा लॉगर हेड टर्टल है, उसका भी आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल है, ये भी आपको अलग अलग ओशियंस में देखने को मिल जाएगा। हॉक्सबिल टर्टल, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसका आईयूसीएन स्टेटस, और ये ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स में पाया जाता है। एंड ग्रीन टर्टल की बात करें ना तो ये एकमात्र आपका हर्बीवोरस है अलग अलग सी टर्टल्स में से, एंड इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको इंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी आपको जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं एओआर के बारे में। व्हाट इज एओआर? एओआर स्टैंड्स फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। देखो, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एओआर है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट के अंदर आपको एओआर का कोई मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब ये जो एओआर होते हैं ना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये क्या है? ये वकालतनामा जो होता है ना उसको फाइल करते हैं। ठीक है, वकालतनामा जो होता है ना उसको यहाँ पे फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। वकालतनामा क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो एडवोकेट को अथॉरिटी ग्रांट करता है कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर पाए। केवल और केवल आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही जो ऐसा है जो वकालतनामा फाइल कर सकता है अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब करंट अफेयर पे तो आएंगे, पर अदरवाइज आप और अंडरस्टैंड करो तो आर्टिकल 145 जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंतर्गत यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दरअसल में आर्टिकल 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने रिगार्डिंग रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब यहाँ पे बना सकता है, प्रोसीजर वगैरह को यहाँ पे रेगुलेट कर सकता है। ये जो दरअसल में एओआर की आपकी प्रैक्टिस आई है, ये ब्रिटिश प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है बेस्ड ऑन बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स। बाकी इसका जो काम है मैंने आपको बता दिया, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना हो गया, इन्हीं के पास एक्सक्लूसिव राइट है फाइल एंड कंडक्ट केस इन सुप्रीम कोर्ट। कोई और एडवोकेट इनके बिहाफ पे मतलब प्लीड या अपीयर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे उनके पास यहाँ पे असिस्टेंस हो या इंस्ट्रक्शन हो उस चीज़ की। ये चीज़ केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में है, कोई हाई कोर्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना रखे हैं 2013 के, उसके अंदर ये चीज़ें बता रखी हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल होना चाहिए, कम से कम 4 साल की लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल की कम से कम ट्रेनिंग कंप्लीट करी हो अंडर सीनियर एओआर, एंड उन्होंने जो एओआर का एग्जाम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो एग्जाम भी इन्होंने यहाँ पे पास किया होना चाहिए। तो इसके फायदे क्या हैं या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वकालतनामा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। बाकी जो अलग अलग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं उनको हैंडल करना, नोटिस वगैरह हो गया। तो जो भी इनफैक्ट ना कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई फीस वगैरह है या कुछ चार्जेस हैं जो आपने कोर्ट को पे करने होंगे, तो एओआर जो होगा वो उसके लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी नोटिस हो गया, कोई ऑर्डर हो गया जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सेंड कर रहा है, वो एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास ही जाता है। तो सारा का सारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो एओआर ही यहाँ पे देखता है, चाहे ड्राफ्टिंग हो गया, फाइलिंग पिटिशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, कोई और लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा 2 और कंडीशन भी है कि उस पर्टिकुलर एओआर का जो ऑफिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के 10 किलोमीटर के, सॉरी 10 माइल के विद इन होना चाहिए, एंड साथ ही साथ ठीक है एक रजिस्टर्ड क्लर्क को हायर किया जाना चाहिए विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन,
तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एओआर्स है ना, वो पूरी ज़िम्मेदारी यहाँ पे उनकी होती है कि पिटीशन सही है या नहीं है बिफोर द कोर्ट। अगर मान लीजिए उनके बिहाफ पे कोई और भी एडवोकेट यहाँ पे ड्राफ्ट को प्रिपेयर करता है ना, पर तब भी ज़िम्मेदारी एओआर की ही रहेगी, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका मिसयूज ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। दरअसल में अभी क्या हुआ है ना, जो आपका कैग है, कैग ने दरअसल में कैंपा की फंक्शनिंग को देखा उत्तराखंड के अंदर 2019 से लेकर 2022 के पीरियड के बीच में, एंड यहाँ पर ऐसा पाया गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है इस पैसे का। पैसे जो थे ना कहीं जो एफॉरेस्टेशन पर्पसेस के लिए लगने थे, उनको गलत जगह के ऊपर इस्तेमाल किया है, उनको डाइवर्ट किया गया है, ऐसा यहाँ पे कैग का कहना है। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता क्या है। देखो मान लीजिए लेट अस से कोई फॉरेस्ट लैंड है, अब किसी पर्पस की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाना है, डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, माइनिंग वगैरह करनी है, तो कई बार फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। अगर सर फॉरेस्ट को काटेंगे तो क्या किसी और जगह पे फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल, उसी को बोलते हैं हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। तो दरअसल में अगर आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें ना, तो यहाँ पर भी ये बात कही गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कुछ एरिया को हम हटाते हैं, तो नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर हमें एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जो कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरिया के आसपास ही होना चाहिए। या फिर अगर मान लो नॉन फॉरेस्ट लैंड अब नहीं अवेलेबल है, तो जो भी हमारी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है ना, उसको ट्वाइस द एरिया ऑफ डिवाइडेड लैंड के ऊपर वहां पे एफॉरेस्टेशन करी जाएगी। अगर मान लो दोनों जमीनें मिलती ही नहीं, फिर उस केस में क्या होगा? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से परमिशन या एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ वाकई में कोई लैंड ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे जिसने माइनिंग करनी है वहां पे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या कुछ और पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाना है, तो वो सारा का सारा खर्चा इस पर्टिकुलर प्रोसेस का उसी प्रोजेक्ट डेवलपर को यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो इसमें पेमेंट के अंदर आपका एनपीवी वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवाइडेड फॉरेस्ट हो गया, जो कहीं ना कहीं 9.5 लाख से 16 लाख पर हेक्टेयर के बीच में रेंज करती है, वो यहाँ पे उनको पेमेंट करनी पड़ती है। कुछ एडिशनल फंड्स भी चाहिए हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं। तो वो सारे जो फंड होते हैं ना, वो कैंपा फंड के अंदर जाते हैं। दरअसल में कैंपा क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्रिएशन करने के लिए बोला था टीएन गोदावर्मन केस के अंदर, बट बाद में जाके आप नोटिस कर पाओगे इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया, एंड कैंपा ही यहाँ पे मॉनिटर करता है। इसी को आप नोटिस कर पाओगे ना, ये जो हमने बाद में जाके कैंपा फॉर एफॉरेस्टेशन फंड बनाया ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखता है कि किस तरह से पैसा आ रहा है, वो सारी चीजें। इनफैक्ट इसके अंदर आपको नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड और स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया के पब्लिक अकाउंट और स्टेट्स के पब्लिक अकाउंट रिस्पेक्टिवली में देखने को मिल जाएगा। तो 90% जो पैसा होता है वो स्टेट्स को दिया जाता है, और 10% पैसा स्टेट अपने पास आपका रिटेन करती हैं, एंड इसी को ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आपकी नेशनल एंड स्टेट कैंपा बनी है ना, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, एंड एनुअली यहाँ पे अकाउंट्स का ऑडिट होता है बाय सीएजी, एंड इसी ऑडिट के अंदर पाया गया है कि कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो ये जो पैसा होता है यहाँ पर आप एफॉरेस्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, या और आपके जो अवेयरनेस जनरेशन वगैरह के लिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे कैंपा के। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन देखना, फंड मैनेज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन, एंड उस तरह से स्टेट और यूटीज का उनका यही सिमिलर पर्पस रहता है कि स्टेट्स और यूटीज के कॉरस्पॉन्डिंग इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना हो गया। तो अभी मिसयूज हुआ है, इस वजह से मुद्दा न्यूज़ में है। पर हालांकि ना कई बार कैंपा को ही कई बार लोग, काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हो कहीं ना कहीं आपने कह दिया कि हाँ यार आप पेड़ काट सकते हो, बस किसी और जगह पे लगा देना पेड़। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि उतना ही बायोडाइवर्सिटी वगैरह उस तरह से फटाफट जनरेट नहीं होती है, काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं उस चीज़ के अंदर। प्लस एक तरह से तो ग्रीन वॉशिंग हो गया। ग्रीन वॉशिंग मतलब आपने दिखा दिया कि यार मैंने कहीं और पे पेड़ लगा दिए, बस बात खत्म। तो आप ग्रीन अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर जबकि आप हो नहीं। और एक्चुअल में फंड्स इकट्ठे भी होते हैं, तो फंड्स का सही ढंग से इस्तेमाल होता नहीं है। ऊपर से हमारे पास लैंड भी अवेलेबल नहीं है, तो आप चीज़ें क्लियर तो करते जा रहे हो, पर वो सूटेबल लैंड वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़े कंसर्न है कैंपा के रिगार्डिंग, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है पेरोव्स्काइट नैनो क्रिस्टल्स के बारे में। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो दरअसल में ना, जब मैं बात करता हूँ पेरोव्स्काइट की, दरअसल में ये क्या होते हैं, ये आपको एक ऐसे मटेरियल देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सुपर कंडक्टिविटी, राइट। सुपर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आपका जो
मैग्नेटो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इनकी बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाती हैं। खासकर मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ, इनका जो दरअसल में स्ट्रक्चर होता है ना, वो पेरोस्काइट लाइक जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसको हम आपका CaTiO3 के नाम से जानते हैं, यानी कि कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड, राइट। ये एक्चुअल में पहला पेरोव्स्काइट क्रिस्टल था जो हमने यहाँ पे डिस्कवर किया था। एंड इसके जो पर्टिकुलर आपके चीज़ों का स्ट्रक्चर है वो AbX3 का रहता है। यानी कि आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर AB क्या है, A और B आपके किटाइन है और X आपका अनायंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी ऐसा 3D आपको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आइटम्स का, वो हम कह सकते हैं दैट इज पेरोव्स्काइट लाइक क्रिस्टल। ठीक है, तो इसके फायदेमंद अगर आप नोटिस कर पाओगे आज के समय, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैंने बताया ना, इसकी सुपर कंडक्टिविटी और मैग्नेटो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, इसको LEDs में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं सोलर सेल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा आपके लेजर्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, फोटो डिटेक्टर्स हो गया, राइट। एंड लास्टली बायो इमेजिंग हो गया। तो ये जो इनकी बहुत ही अच्छी अलग अलग आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जहां पर अच्छे से चीज़ों को मतलब लाइट को ऑब्जॉर्ब करना, उनको एमिट करना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेवलेंथ, उसके बेसिस के ऊपर आप नोटिस कर पाओगे इनकी इतनी सारी आपको एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आने वाले समय के ऊपर सोलर सेल्स के लिए, LEDs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके पेरोव्स्काइट नैनो क्रिस्टल्स। इसी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अभी आप नोटिस कर पाओगे कुछ रिसर्चर्स जो थे, CENS बेंगलुरु, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेज बेंगलुरु, इन्होंने यहाँ पर एक मेथड यहाँ पे डेवलप किया है इनके सिंथेसिस के लिए, जिससे कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। तो UPSC अक्सर ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये एप्लीकेशन इनकी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो एंड यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एज ए सैटरडे जो होमवर्क दिया था, वो था कल्याण चुलुकिया के बारे में। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें तो दरअसल में 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बाकी इसके अलावा IELA का जो बात हो रही है कि इंडिया इसकी मीटिंग को होल्ड करेगा इन 2025, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।